तो इससे ये एक तरीके से हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया ये। तो इसका लास्ट पार्ट में बात करें, छोटे छोटे सारे जो इस तरीके से बच्चे कुचे जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहला आ रहा है तुम्हारा एसिडिक अमाइनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है हमारा, उसमें आता है हमारा इस तरीके से ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड से क्या होता है इस तरीके से, ग्लूटामिक एसिड एक तरीके से तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में भाग लेता है। तो ग्लूटामिक एसिड तो अल्फा कीटोग्लूटारेट में था, जैसे ग्लूटामेट एसिड है, ग्लूटामेट मान लो फिर, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट वाली प्रक्रिया में भाग ले रहा था ट्रांसएमाइनेशन में सीधे। और क्या क्या काम हो सकते हैं, इसलिए तेरे तेरे एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है, इसे ध्यान रखना। एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर है खुद ही एक तरीके से। और एक तरीके से क्या बनाता है, ये ग्लूटामीन बना देता है। तो ग्लूटामीन, उसके अलावा ग्लूटामिक एसिड, ऐसे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिनिन के आपस में जुड़े रहते हैं सेम रिएक्शन के द्वारा। इसमें बस एमाइड ग्रुप है तो इसमें एमाइड हो जाता है इसमें, और कुछ नहीं होता है। इस तरीके से एमाइड ग्रुप जुड़ जाता है। एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर हो गया ये। उसके अलावा मेन इसका एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर तो बनाता है खुद, उसके अलावा ये बनाता है तेरे से गाबा सिंथेसिस पे यूज होता है। ये थोड़ा सा तेरे इंपॉर्टेंट पार्ट है। गाबा सिंथेसिस की बात करके चलें, ग्लूटामिक एसिड से एक ही रिएक्शन बन जाता है हमारा, ज़्यादा रिएक्शन लंबी जाती नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और क्या से रहता है, पायरिडोक्सिल पायरोफॉस्फेट, पायरिडोक्सिल फॉस्फेट रहता है। और इससे क्या बन जाता है, गाबा बन जाता है। गाबा का आगे डिग्रेडेशन होने लग जाता है। गाबा ऑक्सीडेज से उससे क्या बन जाता है हमारा, NH3 निकलेगा। क्या बनेगा हमारा, सक्सिनाइल सेमी डीहाइड, उसे सक्सिनाइल सक्सीनेट बन जाता है। ये इसकी बात नहीं है। मेन चीज़ रहती है कि ये एंजाइम काफ़ी बार डिजीज़ों में होता है, वो डेफिशिएंट हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ में। तो ये चीज़ आती है। तो इसको यदि अब गाबा को बढ़ाना, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो एपिलेप्सी वगैरह जो होती है डिजीज, उसमें क्या है एक तरीके से ये गाबा की कमी हो जाती है। तो गाबा को बढ़ा के, या फिर यदि कमी भी नहीं होती उसको मात्रा को नॉर्मल लेवल से बढ़ा के उस सिम्टम से रिलीफ पा सकते हैं। तो वेरी सिग्निफिकेंस आता है इसका इनिबिशन। और इनिबिशन के लिए एक तरीके से वीगा गैल्पटिन होती है, बीगा बर्टिन, और उसके अलावा वेलप्रोइड यूज होती है, जो कि मेन इसका काम जैसे कैल्शियम चैनल ब्रोकर के। बाकी की और मैकेनिज्म भी होती हैं इसकी। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे याद करते हैं, कौन सी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के रूप में रहती है ये। और ऐसा कुछ खास है नहीं है। ग्लूटामीन के बारे में बात करके चले तो उसके बारे में चर्चा करी थी। एक तरीके से ये क्या करता है, एक तरीके से रिलीज करने का काम करता है, इस तरीके से यूरिन में, जैसे सिंपल सी बात है, किडनी में यूरिन रिलीज करने का काम करता है। ग्लूटामाइन की बात करके चलो तो रिलीज NH3 फॉर यूरिन साइकिल, जिसके बारे में हमने वहीं पे बात करी थी। ट्रैपिंग ऑफ NH3 था, उस जगह भी आप पढ़ सकते हैं। तो यूरिया साइकिल के कार्य जो है रिलीज करने का काम करता है NH3। फिर हम आते हैं एस्पार्टेटिक एसिड पे। एस्पार्टिक एसिड की बात करके चले तो एस्पार्टेट, मैंने बताया था एस्पार्टेट सीधा यूज आता है अल्फा कीटोग्लूटारेट, जिससे क्या बन जाता है हमारा ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। तो सबसे पहले तक तो ये बात है, तो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, तो ये थोड़ी बात है कि ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। और उसके अलावा हमने पढ़ा था तो मैलेट एस्पार्टेट शटल पढ़ा था। यह चीज़ है जिसमें क्या करता है कि NADH जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। शायद उस जगह मैंने पढ़ाया नहीं था, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
ये तीनों के तीनों शटल पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन कौन से शटल थे? क्वांटिटी शटल था, और कौन सा था हमारा, ये तरीके से सिट्रेट वाला शटल था। इसमें क्या होता है, NaDH ये चीज़ होती है। इससे फिर इसमें बताया एस्पार्टिक एसिड, एक तरीके एस्पार्जिनिन वाला जो सिस्टम में चलता ही है, ये चीज़ है। लाइसिन ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है हमारे लिए, बस में ध्यान रखना क्रॉस लिंकेज में काम करता है हमारा लाइसिन, जिसके लिए आ जाए एस्कॉर्बिक एसिड की जरूरत पड़ती है। फिर हमारा लास्ट ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक आता है आर्जिनिन, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आर्जिनिन की बात करें तो इस बात सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है ये। अब इसमें क्या होता है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड सबसे पहले एक तो ऑर्निथिन बनाता है, उसमें हमने बात कर ली थी। तो ऑर्निथिन से एक तरीके से ग्लूटामेट बना के एक तरीके से ग्लूकोज में भाग लेता है, इससे ऑर्निथिन बना सकता है। ऑर्निथिन से ऐसे ग्लूटामेट बना के भाग ले सकता है। उसके अलावा ऑर्निथिन से क्या बना सकता है, पॉलीमाइस बना सकता है। मेन जो इसका उपयोग होता है आर्जिनिन का, वो एक तरीके से हमारा इस तरीके से होता है, इस तरीके से एनोसिंथेसिस में होता है। ये एक तरीके से मेन टॉपिक है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस कैसे होता है हमारा। एनो बनता है और सिट्रोलिन बन जाता है। इस तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन वगैरह वाली होती है, ऑक्सीजन भी यूज हो रही है, ये भी यूज हो रहा है, ये चीज़ है। तो इसमें बताते हैं एनो यूज होता है, एनो बनता है इस प्रकार की प्रक्रिया में। एनो का क्या काम है, तो एक तरीके से ये इसमें मेन पता होना चाहिए, तो वेसोडायलेटर है ये मेन, और कुछ इसका खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, वेसोडायलेटर है। और उसके अलावा क्या करता है, एक तरीके से टॉक्सिक केमिकल बना सकता है, इस तरीके से फ्री रेडिकल्स बना सकता है। और ऐसे इसकी खर्च खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस यूज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगले पन्ने की बात कर लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस के बात करें तो इसके सीरोटाइप रहते हैं इसके तीन। पहला वाला जो रहता है वो रहता है हमारा CNS पे या न्यूरॉन्स पे बात करें। दूसरा जो रहता है वो एक तरीके से इन्फ्लामेशन वाली प्रक्रिया में भाग लेता है। तीसरा वाला जो रहता है वो एक तरीके से नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में भाग लेता है, यानी एक तरीके से वो एंडोथेलियम पे होता है, एंडोथेलियल सेल्स पे रहता है मेन। तो एक तरीके से ये तीन सीरोटाइप हैं, इनकी मैकेनिज्म रहती है। CNS में एक तरीके से सेरिब्रल एडिमा वगैरह कुछ भी हो गया तो उसको कम करने, उसको उसका कारण ये होता है कि एक तरीके से एनो का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, ये चीज़ है। मैक्रोफाइज मेन सिंपल सी बात है, इसको
कुछ किसी जगह तक पहुंचना है तो उसको वेसल्स को डायलेट करना पड़ेगा, तभी उसकी जगह तक पहुंच सकता है वो। तो वेसल डायलेट करके मैक्रोपार्ट इधर ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती हैं। और उसके अलावा इसकी जो इसी रेगुलेशन होता है उसमें ब्लड साइकिल का, तो उसके बारे में इसमें चर्चा करूँगा। उसमें वेन्स वो डायलेशन होता है, वो कैरोटिड बॉडी वगैरह अपने हिसाब से करती रहती है, उसका ये चीज़ रहती है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके आधार पर ड्रग्स काम करती है हमारी मेन एनो के रीजन के आधार पर चलता है। चाहे हमको इंजाइना पेट्रोस में नाइट्रोपोसाइड देख लीजिए, वो एनो का रिलीज कर दी, सिंजाइना फेल होती है, वो इजैकुलेशन वाली प्रक्रिया होती है फास्फोडाइस्टर 5 वाली, और इसका ऐसा कुछ खास इसका है नहीं है। फिर बात करें ब्रांच अमाइनो एसिड, लास्ट टॉपिक हमारा। इसमें आती है वेलनिमोनिक यूज कर रही थी, ऑल एसेंशियल है ये सारे। ये क्या किसमें यूज होते हैं, इस तरीके से ब्रेन के लिए यूज होते हैं। मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि ब्रेन के गाजे आते हैं, तो ब्रेन के गाजे फ्यूल रहता है इसका मेन। इस पर डिजीज आती है, वो आती है हमारी मालपे सिरप यूरिन डिजीज। ये मालपे सिरप यूरिन डिजीज का कहते हैं इसको, कि सिंपल सी आदत है इसमें ब्रंट शुगर, ये कहते हैं मालपे शुगर वाली स्मेल आती है यूरिन के अंदर, ये चीज़ है। और उसमें डेफिशिएंसी क्या होती है, इसके लिए डीकार्बोक्सिलेशन डेफिशिएंट होता है। ये चीज़ बतानी है, डिफेक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन किसका ब्रांच। ब्रांच की तो क्लिनिकल फीचर क्या मिलता है हमको, ये तो ये वहाँ पे स्वीडन वाला तो आई क्या। बाकी मेंटल रिटार्डेशन मतलब वो सीवियर वाला, वो कि सिंपल सी बात है, इसमें एक तरीके से जो फ्यूल है एक तरीके से काम करता है, ब्रेन के लिए का जो वही कम हो गया है एक तरीके से हमारा, वो इसी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, तो सीवियर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है इसमें। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट के लिए वो कभी बार डाल देता है, लेबोरेटरी फाइटिंग में रोथरास टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, ये चीज़ है। ये टेस्ट थोड़ा सा ध्यान रखें, जो कन्फ्यूज करने के लिए डाल सकता है आपको कि कीटोन बॉडीज़ का वाला टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कीटोन बॉडी से मिल नहीं रही, एसिडोसिस नहीं हो रखा इसमें, तो वो इस तरीके से ये चीज़ होती है। ट्रीटमेंट में ब्रांच अमाइनो एसिड को कम करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस लेक्चर की पूरी ये चीज़ याद रखनी है, उसके अलावा इसके स्टीरियोटाइप ध्यान रखने, मेन एनओ के कौन कौन से एंजाइम खाता रहता है। तो ये हमारे चैप्टर पूरा ख़त्म हुआ। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, चाहे तब तो ध्यान से देख ले और देख लें। तो इसको आप ध्यान रखें, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ें। बीच वाला पार्ट था वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वाला मान लें, और उसके बाद सबसे जो पहला मैं पार्ट बताया था वो वाला मान लें। पार्ट तीनों ही पढ़ने हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। एक संग पढ़ने के प्रयास करेंगे चैप्टर, तो आपको मुश्किलात आएगी, ठीक है। तो इसलिए अब काफ़ी बार टाइम हो गया होगा मेरा, वेस्ट हो गया इस चैप्टर में, काफ़ी लंबा टाइम लगा है, इसलिए आपको ये आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और ये थोड़ा सा इस तरीके से बोनस क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हालांकि आपके कार्य जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं वो सॉल्व नहीं होते। तो ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ।